हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वीडियो ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो ट्रांसलेशन मैकेनिज्म के बारे में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, it is the process of synthesis of protein by encoding information on mRNA। तो हमने ट्रांसक्रिप्शन देखा, उससे पहले रेप्लिकेशन देखा। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा डीएनए से जो है डीएनए से mRNA हमारे पास बना, उसको हमें ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये जो mRNA है, प्री mRNA होता है, वो मेच्योर mRNA में बदलता है आरएनए प्रोसेसिंग के द्वारा। और जो मेच्योर आरएनए होता है वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, और जहाँ पर उसका होता है ट्रांसलेशन, मतलब उस mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। तो mRNA में आप सभी को पता है कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, उसके कोडोन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड टीआरएनए उसको आइडेंटिफाई करता है, उस कोडोन को, उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड आते जाते हैं। जैसे कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन होता है जो कि एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल एक एमिनो एसिड को कोड करता है। इसको आइडेंटिफाई करेगा टीआरएनए, और उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड लाता जाएगा। ये 3 और नया, जैसे कि यहाँ पे ऐसे एमिनो एसिड, नए नए एमिनो एसिड लाता जाएगा, और उनको पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ता जाएगा। ठीक है। और ऐसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, और उसका प्रोटीन वह निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके। तो प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्ड mRNA, tRNA, एमिनो एसिड्स, राइबोसोम्स एंड एंजाइम एमिनो एसिड tRNA सिंथेस। ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट रहती है। mRNA तो रहता ही है, और साथ में tRNA और राइबोसोम जिस पे बाइंड करता है mRNA। ठीक है। तो वेरियस प्रोटीन फैक्टर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम देख लेते हैं कौन से फैक्टर। जैसे कि IF1 है, वो इनिशिएशन के लिए हेल्प टू स्टेबलाइज 30S राइबोसोम सब यूनिट। तो जो स्मॉल सब यूनिट होती है जिसके ऊपर ये बाइंड करता है हमारा ने, उसको स्टेबलाइज करने में। और IF2 सेकेंड फैक्टर है, वो भी इनिशिएशन में बाइंड ऑफ मेट tRNA विथ 30S सब यूनिट mRNA कॉम्प्लेक्स बाइंड GTP एंड हाइड्रोलाइसिस। तो ऑफ मेट tRNA विथ 30S सब यूनिट बाइंड, उन दोनों को बाइंड करने में और इनमें हेल्पफुल है। और IF3 इनिशिएशन में, इसमें क्या होता है IF3 फैक्टर, ये इसका यूज क्या होता है, सॉरी, बाइंड 30S सब यूनिट विथ mRNA। तो वो mRNA जो राइबोसोम की 30S सब यूनिट के साथ बाइंड होगा, तो वो IF3 की हेल्प से होगा। और EF-TU फैक्टर है, वो इलोंगेशन में, ट्रांसलेशन के इलोंगेशन में ये क्या करता है, बाइंड GTP ब्रिंग एमिनो एसिड tRNA, एमिनो एसिड tRNA को लाता है टू ए साइट ऑफ राइबोसोम। तो आप सभी को पता है साइट होती है ए साइट, उसके आगे बी साइट ऐसे आगे बढ़ता जाता है, वो आप सभी को पता है ही। ठीक है। तो EF-TS फैक्टर ये इलोंगेशन में जनरेट EF-TU, और EF-G है, वो इलोंगेशन में हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम। तो ट्रांसलोकेशन एक आगे बढ़ने में, मतलब। ठीक है। RF फर्स्ट टर्मिनेशन में यूज होता है, हेल्प टू डिसोशिएट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम tRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक फॉर UAA UAG। तो ये सीक्वेंस मतलब होते हैं, और डिसोसिएशन में काम आता है tRNA और पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनी थी उसको, ये फैक्टर काम में आते हैं डिसोसिएशन में। और RF2 आगे और देखेंगे हम, RF2 टर्मिनेशन में यूज होता है, हेल्प्स टू डिसोशिएट पॉलीपेप्टाइड स्पेसिफिक फॉर UGA एंड UAA। आप सभी को पता है ये कोडोन होते हैं टर्मिनेशन के लिए। तो इन कोडोन पे जो एमिनो एसिड जो जुड़े थे पॉलीपेप्टाइड, वो डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है। RF3 टर्मिनेशन में स्टिमुलेट्स RF फर्स्ट एंड RF सेकेंड। तो ये RF फर्स्ट एंड RF सेकेंड को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। तो स्टेप इन ट्रांसलेशन, तो पहला स्टेप है, जैसे ट्रांसलेशन की स्टेप देख रहे हैं, तो पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड देख लेते हैं, पहला स्टेप है ये।
तो इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड में तो जैसे कि ये एक एमिनो एसिड है, ठीक है, आप सभी को पता है NH2 ग्रुप है, COOH ग्रुप है, ठीक है। तो ये एक एमिनो एसिड है और इसमें अब आगे इस प्रोसेस में क्या होगा, जैसे कि एंजाइम हमने पीछे भी देखा एमिनो एसिड tRNA सिंथेसिस। तो ये एंजाइम आएगा और एटीपी की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये एटीपी हाइड्रोलाइज होगा और एटीपी में यानी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ट्राईफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट वो निकल जाएंगे और 2 फॉस्फेट निकलने के बाद में ट्राईफॉस्फेट से 2 फॉस्फेट निकलने के बाद में एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक ही फॉस्फेट बच जाएगा, तो एएमपी बच जाएगा, ठीक है। तो 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे तो एएमपी बच जाएगा और साथ में ये एंजाइम आ जाता है, ठीक है। और ये एमिनो एसिड है ही, तो ये तीनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। एंजाइम एएमपी एमिनो एसिड ये कॉम्प्लेक्स है, ये बना लेते हैं, जिसमें देखो एंजाइम आ गया ये वाला, ठीक है। और एडिनोसिन है और ये एक फॉस्फेट ग्रुप एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ठीक है। तो ये मिला के एएमपी हो गया, ठीक है। ये एंजाइम हो गया, एंजाइम एएमपी एंड ये एमिनो एसिड, ये तीनों मिला के ये एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में क्या होगा, तो ये हेल्प करेगा टीआरएनए के ऊपर एमिनो एसिड को बाइंड करने में। तो अब टीआरएनए आएगा तो ये एमिनो एसिड ही टीआरएनए के ऊपर बाइंड हो जाएगा और जो एएमपी है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये वाला, ये एएमपी ये अलग हो जाएगा और प्लस में ये एंजाइम है ये भी अलग हो जाएगा और एमिनो एसिड वो है ट्रांसफ़र हो जाएगा टीआरएनए पे। तो ये है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। उम्मीद आप समझ चुके हो। तो अगर समझ गए हो तो वीडियो को अभी लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आगे देखते हैं। सो द एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड टेक प्लेस इन साइटोसोल। तो ये जो प्रोसेस हमें पीछे देखी है वो साइटोसोल में होती है, ठीक है। द एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड इज कैटेलाइज्ड बाय डियर एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज। तो ये एंजाइम हमने देखा, तो वो एंजाइम ये था एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज। ऑल द 20 एमिनो एसिड are activated and bound to 3 days end of their specific tRNA in the presence of ATP and Mg प्लस प्लस। तो इनका एक्टिवेशन इस प्रकार से होता है और टीआरएनए के 3 डेज साइड की तरफ ये जुड़ते हैं। हमने टीआरएनए के पास में एमिनो एसिड जोड़ा था ना, तो वो 3 डेज एंड पर ही जुड़ा था, क्योंकि 3 डेज एंड पर आप सभी जानते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो वहाँ पे वो बॉन्ड आराम से बन जाता है। तो ये भी एटीपी के प्रेजेंस में होता है और Mg प्लस प्लस की भी प्रेजेंस में होगा, जो कि एंजाइम के साथ कोफैक्टर के रूप में काम आता है। तो द एन फॉर्मेलाइटेड मिथ्योनिन इज चेन इनिशिएटेड एमिनो एसिड इन बैक्टीरिया। तो आगे चेन इनिशिएट होगी तो वो एन फॉर्मेलाइटेड मिथ्योनिन वो चेन इनिशिएटेड का काम करता है, ठीक है। वेर एस मिथ्योनिन इज चेन इनिशिएटिंग इन यूकैरियोट्स। तो वो बैक्टीरिया में थे एन फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिन और जो यूकैरियोट्स में होते हैं वो मिथ्योनिन होते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड। सो आगे देख लेते हैं। मिथ्योनिन इज एक्टिवेटेड बाय मिथ्योनाइल टीआरएनए सिंथेसिस। तो ये मिथ्योनाइल टीआरएनए सिंथेसिस यूकैरियोट में इसके एंजाइम के द्वारा एक्टिवेट होते हैं। फॉर एन फॉर्मेलेट मिथ्योनिन 2 टाइप ऑफ टीआरएनए आर यूज्ड। जो हमने ऊपर देखा टीआरएनए मेथाइलेटेड एंड टीआरएनए NSLF मेट। तो ये सारे जो है वो यूज होते हैं फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिन में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। Similarly, all 20 amino acid are activated amino acyl AMP enzyme complex and then bound to their specific tRNA forming amino acyl tRNA। तो इसके साथ एक्टिवेटेड होने के बाद इसके साथ बाइंड हो जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस वैसे हमने ब्रीफली डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि वो यहाँ पे जैसे कि इनिशिएशन कोडोन है और जहाँ पे ऑलरेडी राइबोसोम आ चुका है और वहाँ पे रुक गया है, तो वो है पी साइट, ठीक है। और जिससे आगे का जो कोडोन होगा जो भी है, ठीक है, इनिशिएशन कोडोन के आगे वाला कोडोन, तो वो रहेगा नेक्स्ट जो आने वाला कोडोन हो इसकी एंट्री साइट होगी इससे आगे, जो कि होगी ए साइट, ठीक है। तो ए साइट होगी और इस ए साइट पे नेक्स्ट वाला कोडोन रहेगा और उस पे जो है उस कोडोन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल एक टीआरएनए आएगा उस कोडोन के अकॉर्डिंगली उसका एमिनो एसिड लेके, ठीक है। तो यहाँ पर तो मान ये पहले से ही है इनिशिएशन कोडोन वाला एमिनो एसिड लाया हुआ है,
कौन सा मिथियोनिन स्टार्ट कोडोन का, और यहाँ पे एक और नया ए साइट पे एक और नया जो है टीआरएनए आएगा, ए साइट पे नया टीआरएनए आएगा, नया उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड लेके। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो ये मिथ्योनिन वाला एमिनो एसिड और जो ये नया एमिनो एसिड आया इसके बीच में है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जैसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ये राइबोसोम के ऊपर असेंबल है, ये राइबोसोम आगे की तरफ खिसकेगा। ठीक है, आगे की तरफ खिसकेगा और ये जो ए साइट वाला था वो कोडोन अब वो पी साइट पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी साइट पे आने के बाद में ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसे पी साइट यानी कि पॉलीपेप्टाइड वाली साइट इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ये आगे जो राइबोसोम है आगे चलेगा तो ए साइट वाली जो कोडोन है वो पी साइट पे चली जाएगी, और जो पी साइड पे जो पहले वाले जो कोडोन था वो इस एग्जिट साइट से बाहर निकल जाएगी। इधर एग्जिट साइट होती है, तो साइट राइबोसोम में ई साइट, एग्जिट साइट, पी साइट पेप्टाइड साइट, और ए वाली न्यू कोडोन की एंट्री साइट होती है। ठीक है, तो अब जैसे कि अब दो एमिनो एसिड जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो वो जो ए साइट पे जो कोडोन था वो आ जाएगा अब इधर पी साइट पे। ठीक है, और पी साइट पे आके जो जो टीआरएनए था उस पर अब दो एमिनो एसिड जुड़ चुके हैं। ठीक है, दो एमिनो एसिड जुड़ चुके हैं। अब इससे आगे वाला जो नया कोडोन आएगा वो ए साइट पे आ जाएगा, ए साइट पे आएगा। ठीक है, और जो ए साइट पे है वो उसको उसके अकॉर्डिंग फिर से आएगा एक टीआरएनए, एक एमिनो एसिड लेके एक नया, और वो है वो कि पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे पिछले दो एमिनो एसिड से। तो ऐसा ये लगातार सीक्वेंस चलता है ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में, तो देखते हैं। तो इन द फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन फैक्टर जो 3IF3 बाइंड टू द 30S राइबोसोमल यूनिट, देन mRNA बाइंड टू 30S राइबोसोम सब यूनिट इन सच ए वे दैट AUG जो स्टार्टिंग कोडोन होता है AUG मिथ्योनिन को कोड करता है, लाई ऑन द पेप्टाइड पी साइड पे आ जाएगा, मैंने बोला था तो वही सिस्टम है अब। एंड द सेकेंड कोडोन लाई ऑन द ए साइड एमिनो एसाइल साइट, जहाँ पे जो न्यू है उसके अकॉर्डिंग जो टीआरएनए आता है। ठीक है, तो द टीआरएनए कैरिंग फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन एफ मेट टीआरएनए इज प्लेस्ड एट पी साइट। ठीक है, तो वो पी साइट पे होगा, और जिस पे जो जो एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे वो उधर पी साइट पे होंगे। ठीक है, जो नया एमिनो एसिड आएगा ये पे और वो पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, पी साइट वाले उस एमिनो एसिड के से दिस स्पेसिफिक इज इंड्यूस्ड बाई IF2 विथ यूटिलाइजेशन ऑफ जीडीपी की यूटिलाइजेशन होगी, और IF2 के फैक्टर से ये इंड्यूस होता है। ये सब प्रोसेस द IF1 प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ एफ मेट टीआरएनए इन ए साइट। तो IF फर्स्ट है वो रोकता है बाइंडिंग ऑफ एफ मेट टीआरएनए की बाइंडिंग को ए साइट पे बाइंड होने से ये रोकता है। IF फर्स्ट रोकने का काम करता है, प्रिवेंट मतलब रोकना। ठीक है, सिनेडल ऑर्गेनो सीक्वेंस इज द mRNA गाइड करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ AUG कोडोन एट पी साइट ऑफ 30S। तो ये कोडोन का नाम याद रखना। सिनेडेल गर्नो सीक्वेंस ये है पोजीशनिंग करेक्ट पोजीशनिंग का काम करता है यूजी कोडोन के पी साइट पे। ठीक है, आफ्टर बाइंडिंग ऑफ एफ मेट टीआरएनए जो कि पी साइट पे होता है, पी साइट पे बाइंडिंग होता है, और IF3 और IF2 एंड IF1 ये सारे रिलीज हो जाते हैं बाइंडिंग होने के बाद में। जो करेक्ट सीक्वेंस पी साइट पे जहाँ पे इनिशिएशन शुरुआत हो जाता है, तो उस पर उसकी बाइंडिंग होने के बाद में जो टीआरएनए की बाइंडिंग होने के बाद में जो उसके ऊपर जो फैक्टर जुड़े थे IF3 IF2, ठीक है, तो वो सारे रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, बाद में वो आगे इलोंगेशन होएगा। ठीक है, सो दैट 50S राइबोसोम यूनिट बाइंड विथ 30S फॉर्मिंग 70S। तो बड़ी वाली राइबोसोम यूनिट बाद में आ जाएगी, जुड़ जाएगी, 70S राइबोसोम बना लेगा। तो एग्जिट साइट इज लोकेटेड इन 50S। तो अब ये आपका डायग्राम सामने है इलोंगेशन का। तो ये है पी साइट, ये है पी साइट। ठीक है, जिस पे आप देख सकते हो बहुत सारी एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस साइट पे, और ए साइट है जिस पे न्यू है वो नेक्स्ट आने वाला है वो टीआरएनए वो आता है, तो आप देख सकते हो ये। और जो ये है एग्जिट साइट, यहाँ से देखो एग्जिट हो रहा है ये। ठीक है, और जीटीपी यूटिलाइजेशन के थ्रू EF2 GTP RNA। ठीक है, तो एक्टिवेशन ऑफ जीटीपेज एंड देन आगे इलोंगेट हो रहा है देखो। ठीक है, और आगे न्यू ये एमिनो एसिड लेके आ रहा है देखो GTPase TU-GTP, और ये न्यू एमिनो एसिड आ गया। ठीक है, और ये न्यू एमिनो एसिड इसके ऊपर बाइंड हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और जो फिर
जो बाइंड होते ही ये टीआरएनए का है या इजेक्शन हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, ठीक है। तो आगे पेप्टिडाइड ट्रांसफेरेज है, एंजाइम है वो, इसके ऊपर ये ट्रांसफ़र हो रहा है पूरा यूनिट, ठीक है। बाद में ये फर्दर ये आगे चला जाएगा। आगे देखो ये सारी जीटीपी हाइड्रोलाइसिस सारी प्रोसेस होने के बाद में ट्रांसलोकेशन होता है इसका, ये जो है ए साइट से पी साइट पे आ जाता है, ठीक है। जो पहले ए साइट पे था वो पी साइट पे, मतलब आगे ये ऐसे ट्रांसफ़र होके ट्रांसलोकेशन हो जाता है, ठीक है। फिर ई एफ जी जीटीपी रिलीज़ हो जाता है, ये जो है पूरा कॉम्प्लेक्स, और नेक्स्ट राउंड फिर से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बाइंडिंग ऑफ ए टीआरएनए एट ए साइट, ठीक है। ए साइट जहाँ पे जो न्यू जो आता है टीआरएनए एमिनो एसिड को लेके, उस साइट पे वो बाइंड कैसे होता है वो देखते हैं। द सेकंड टीआरएनए कैरिंग नेक्स्ट एमिनो एसिड कम इनटू ए साइट एंड रिकॉग्नाइज द कोडोन ऑफ एमआरएनए। दिस बाइंडिंग ऑफ फैसिलिटेटेड बाय ईएफटीयू एंड यूटिलाइजेज जीडीपी। तो इसके ईएफटीयू और जीडीपी यूटिलाइजेशन के थ्रू ये प्रोसेस होती है। आफ्टर बाइंडिंग जीटीपी इज हाइड्रोलाइज एंड ईएफटीयू जीडीपी इज रिलीज। तो इसका जो जीडीपी और ईएफटीयू ये रिलीज हो जाता है, और जो एनर्जी प्रोवाइडिंग के लिए बाद बाइंडिंग होने के बाद में, ठीक है, बाइंडिंग होने के बाद में ये सब रिलीज हो जाता है। जीटीपी हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ईएफटीयू जीडीपी रिलीज हो जाता है। ईएफटीयू जीडीपी देन एंड इंटर इनटू ईएफटीएस साइकिल, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यू एमिनो एसिड आता है और वो पहले वाले जो एमिनो एसिड जुड़े हुए थे तो वो इसके साथ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाते हैं। द एमिनो एसिड प्रेजेंट इन टीआरएनए ऑफ पी साइट इज एपमेट इज ट्रांसफर्ड टू टीआरएनए ऑफ ए साइट। ए साइट के जो उसके पास ट्रांसफर होगा, फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के थ्रू ये सब होता है। नाउ द टीआरएनए एट पी साइट बिकम अनचार्ज्ड, ओके, अनचार्ज हो जाएगा। राइबोसोम ट्रांसलोकेशन, तो ए से पी पर हमने देखा वो कैसे ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, आगे कैसे बढ़ता है। आफ्टर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन राइबोसोम मूव वन कोडोन अहेड, ये कोडोन आगे बढ़ता है ना, अलोंग 5' to 3' डायरेक्शन ऑन एमआरएनए सो दैट डाई पेप्टाइड टीआरएनए अपीयर ऑन पी साइड पे वापस से आ जाए, इसलिए ये मूव करता है। नेक्स्ट कोडोन अपीयर ऑन ए साइड, नेक्स्ट कोडोन ए साइड पे आ जाए। तो द अनचार्ज्ड टीआरएनए एग्जिट फ्रॉम राइबोसोम एंड इंटर टू साइटोसोल। तो जो अनचार्ज जो टीआरएनए था अनयूजफुल बोलते तो वो साइटोसोल में वापस इंटर हो जाता है। द राइबोसोम ट्रांसलोकेशन रिक्वायर्ड ईएफ जीटीपी, मतलब ट्रांसलोकेज एंजाइम। तो इसके लिए ट्रांसलोकेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, विच चेंज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम एंड कैटलाइज 5 to 3 मूवमेंट, ठीक है। तो आगे देखते हैं। द कोडोन ऑन ए साइट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर एमिनो एसिड टीआरएनए एज इज प्रीवियस, ठीक है। तो वो एक दूसरे जो नया टीआरएनए उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आएगा, उस पर बाइंड होगा। द डाईपेप्टाइड ऑन पी साइट इज ट्रांसफर्ड टू ए साइट फॉर्मिंग ट्राईपेप्टाइड। तो वो पहले ए साइट पे जो पी साइट पे बहुत सारे एमिनो एसिड थे, वो ए साइट पे जाके वहाँ पे बाइंड हो गया, फिर वो ट्रांसलोकेट होके सारे के सारे एमिनो एसिड वाले जो चेन है वो पी साइट पे वापस आ जाएगी। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज गिविंग लॉन्ग पेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड, ओके। तो टर्मिनेशन देखते हैं। तो टर्मिनेशन का एक बेसिक ओवरव्यू में अगर आपको बताऊँ तो टर्मिनेशन लास्ट में आपको पता है स्टॉप कोडॉन होते हैं हमारे में, ठीक है। तो स्टॉप कोडॉन होते हैं UAG, आई थिंक पूरा रिमेंबर नहीं है मेरे को, यू, ठीक है। तो वो स्टॉप कोडॉन होते हैं, और जो स्टॉप कोडॉन होते हैं उन्हें कोई भी एमिनो एसिड है उसका टीआरएनए में एंटी कोडॉन नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी स्टॉप कोडॉन होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने वाला कोई टीआरएनए नहीं होता है, टीआरएनए में उसके एंटीकोड नहीं होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली कोई एमिनो एसिड भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। तो क्या होगा फिर वहाँ पे नए ए साइड पे कोई न्यू है वो टीआरएनए आएगा भी नहीं, तो उसकी जगह कोई न्यू रिलीजिंग फैक्टर है वो आता है, ठीक है। न्यू ए साइड पे न्यू टीआरएनए ना आकर रिलीजिंग फैक्टर है वो आता है, और वो इसके हेल्प करता है उस पेप्टाइड को रिलीज़ करने का, ठीक है। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस इसका टर्मिनेशन का,
जो कि जीटीपी हाइड्रोलाइसिस के थ्रू होता है। ठीक है, इसके बाद में जो आरएफ रिलीजिंग फैक्टर है वो भी वापस से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू। तो आगे देख हर जीटीपी हाइड्रोलाइसिस के बाद में ये भी रिलीज़ हो जाएगा, और फिर इनका है वो रिलीज़ हो जाएगा आगे RF3 ये रिलीज़ हो जाएगा। RRFEFG बाइंडिंग वो होंगे, आगे हम प्रोसेस देखेंगे। तो बेसिकली ये प्रोसेस आगे हो क्यों रही है, क्योंकि पेप्टाइड तो हमें मिल चुका है, तो बाकी आगे की प्रोसेस क्यों रही है, बिकॉज जो ये दोनों आपस में बाइंड है 50S 30S राइबोसोम, तो इसको अलग करने का झंझट हो रहा है यहाँ पे। तो ये RRF है, और ये EFG ये GTP के बाउंड ये फैक्टर है, वो इसके बाइंड होंगे, ये इनको रिलीज़ कर देंगे, दोनों को 50S राइबोसोम को रिलीज़ कर देंगे। वो बचेगा ओनली 30S, जिस पे भी ये एक है tRNA कह सकते हैं, तो इसको भी रिलीज़ करना होगा, और mRNA है। ठीक है, तो ये IF3 आएगा फैक्टर, तो इसको ये रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो दैट इज़ द होल आइडिया। ओके, सो आगे देखते हैं क्या है। द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कंटिन्यू अंटिल स्टॉप कोडॉन अपीयर ऑन ए साइड। तो ए साइड पे स्टॉप कोडॉन जब तक नहीं आता था वो इलोंगेशन होता रहेगा, और जहाँ भी स्टॉप कोडॉन आएगा और तो उस पर वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा tRNA। ठीक है, किसी भी अमीनो एसिड को, बिकॉज स्टॉप कोडॉन है वो कोई भी उसका एंटी कोडॉन नहीं होता है tRNA में। ठीक है, और द स्टॉप कोडॉन आर रिकॉग्नाइज बाय नेक्स्ट प्रोटीन कॉल्ड रिलीज फैक्टर। तो स्टॉप कोडॉन tRNA को तो आइडेंटिफाई नहीं करता, लेकिन रिलीज फैक्टर है वो उसको आइडेंटिफाई करता है। तो वो जैसे कि रिलीज फैक्टर 1, 2 एंड 3, तो वो विच हाइड्रोलाइजेज एंड काउज रिलीज ऑफ ऑल कंपोनेंट 30S 50S। जो ओवरव्यू जो हमने डिटेल में ऊपर इमेज देखा वो ओवरव्यू इसमें बता रखा है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये सारे मिलके 50S और 30S राइबोसोम को भी डिसोसिएट कर देंगे, और वो पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसको भी सेपरेट कर देंगे। ठीक है, और RF फर्स्ट रिकॉग्नाइज UAA। तो UAA है जो कि स्टॉप कोडॉन है, एंड UAG ये भी आपको पता है स्टॉप कोडॉन है, वाइल RF2 रिकॉग्नाइज UAA एंड UGA। ठीक है, तो ये भी स्टॉप कोडॉन है, तो इनको रिकॉग्नाइज ये अलग अलग फैक्टर अलग अलग कोडॉन को इनको करते हैं। ठीक है, वाइल RF3 डिसोसिएशन, तो RF3 का हमने ऊपर इमेज देखा डिसोसिएशन कर रहा था 30S और 50S राइबोसोम को जो कि अटैच थे, उनको भी डिसोसिएशन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इन लास्ट लाइन है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ओनली वन रिलीज फैक्टर ERF काउजिंग डिसोसिएशन। तो यूकैरियोटिक में ये टर्मिनेशन का सिंपल प्रोसेस होता है, ओनली ERF होता है फैक्टर। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि न्यू वीडियो नहीं बनानी पड़े, छोटी सी है। तो ये भी देख लो, द न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड में नॉट बी बायोलॉजी फंक्शनल, so it undergoes several folding and processing a noun as post translation modification। तो क्या होता है, जो ट्रांसलेशन होता है जिससे हमें पॉलीपेप्टाइड की चेन मिली थी, ठीक है, तो वो सीधी फंक्शनल तो होती नहीं है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं है लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन मिल गई है और ये सीधा जाके जो भी इसका काम है वो कर देगी, नहीं ना। तो इसको फोल्ड होना पड़ेगा एक इंडिविजुअल, उसकी एक जो जैसे कि एंजाइम है, तो एंजाइम की आपको पता है निश्चित जो आकृति होती है। ठीक है, तो उस आकृति में फोल्डिंग होना पड़ेगा। तो उस ये सारी प्रक्रिया ट्रांसलेशन के बाद में होती है, जिसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एमिनो टर्मिनल एंड कार्बोक्सिल टर्मिनल मॉडिफिकेशन। तो एक तो आपको पता है एन टर्मिनल होता है, एक कार्बोक्सिल टर्मिनल जो होता है एक साइड में। ठीक है, तो द अनफॉर्मल मेथियोनिन इन केस ऑफ बैक्टीरिया इज रिमूव फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड चेन एंड सम कार्बोक्सिल टर्मिनल आर ऑल्सो रिमूव्ड बाई एंजाइमेटिक एक्शन टू मेक फंक्शनल प्रोटीन। तो ये तो ज़्यादातर में ऑलमोस्ट होता है रिलीज एन फॉर्मल मेथियोनिन जो एक साइड में होता है प्रोटीन के, तो वो रिमूव कर दिया जाता है, और कुछ कुछ में कार्बोक्सिल टर्मिनल लास्ट में जो ग्रुप होता है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है प्रोटीन को फंक्शनल बनाने के लिए। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक प्रोटीन एमिनो टर्मिनल इज एन एसिटाइलेटेड। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में आप सभी को पता है एन एसिटाइलेट जो ग्रुप होता है एन टर्मिनल की तरफ, लेकिन जो हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन सा होता है, एन फॉर्मेन लाइन मेथियोनिन वाला होता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होती है। दूसरा है लॉस ऑफ सिग्नल सीक्वेंस। तो इन सम प्रोटीन द एमिनो टर्मिनल एंड इज क्लीव्ड बाय स्पेसिफिक पेप्टिडेज सो दैट प्रोटीन लॉस इट्स सिग्नलिंग प्रॉपर्टी।
तो इसके द्वारा डिग्रेड होता है तो प्रोटीन को लॉस हो जाता है सिग्नलिंग प्रॉपर्टीज़ की। और मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एमिनो एसिड, तो मॉडिफिकेशन कैसे होता है, तो एमिनो एसिड में भी फॉस्फोराइलेटेड एसिटाइलेटेड फॉर मॉडिफिकेशन, फॉस्फेट जुड़ के उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। एसिटाइल ग्रुप होता है, आप सभी को पता है। तो जैसे कि हिस्टोन में आपने देखा होगा, तो एसिटाइल अगर ग्रुप उसमें जुड़ जाता है तो उसकी फोल्डिंग खुल जाती है, तो उसी प्रकार से है, ठीक है। तो द अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट साइड चेन, तो कार्बोहाइड्रेट साइड चेन इज एडेड टू मेक प्रोटीन फंक्शनल। जैसे कि एग है, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। तो जैसे कि ये एक एमिनो एसिड की चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें ओनली एमिनो एसिड है। तो इसमें साइड चेन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी जुड़कर इसको और ज़्यादा फंक्शनल बनाने के लिए ये सब प्रॉपर्टीज़ होती है। और नेक्स्ट है लास्ट हेडिंग, एडिशन ऑफ isoprenyl group in some protein, isoprenyl group is added to to make protein active। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर देना। ऑलमोस्ट 38 39 40 सब्सक्राइबर ही है। और इस बस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। बाय बाय बाय, ज़्यादा नहीं।